हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मिशन जेई, जिसमें मैं आरआरबी जेई के सीवीटी 2 के बहुत सारे मैकेनिकल्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए। और जैसे कि मैंने जेई का पहले भी पिछली बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तो इस बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी 2026 में जेई का सिलेक्शन लें। ठीक है। तो आज से हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, डे 1 है, और आप डेली इस सीरीज़ को फॉलो करिए ताकि आप भी एक अच्छे से आरआरबी जेई सीवीटी 2 को क्लियर कर पाएँ और एक जेई बन पाएँ रेलवे में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय विच ए बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ ए फोर्स। तो बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। तो जैसे कि आपको प्लास्टिसिटी पता है, जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे लोड लगा रहे हैं और जब हम उस लोड को रिमूव कर दें बॉडी से, तो हमारी बॉडी क्या है, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, इलास्टिसिटी इज करेक्ट। ठीक है। डक्टिलिटी की वायर करें, डक्टिलिटी क्या होता है कि वायर के फॉर्म में अपना इलोंगेशन हो जाए। और मेलिबिलिटी की बात करें तो ये क्या होगा, आपका सीट के फॉर्म में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If alpha is coefficient of the thermal expansion, del T is magnitude of change in temperature, and E is modulus of elasticity, then the expression for thermal stress induced in a rod of length L that is fixed between two rigid ends is given as। देखो, इन्होंने बोला है कि ये एक रॉड है, आपकी दो फिक्स के बीच में है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको आपको अल्फा दे रखा है, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर देख। तो आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है इसमें, उसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल से ही पूछा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डेल टी ई। राइट। अगर मैं बोलूँ कि इसमें हमारी बॉडी का केस क्या है, इसे केस 1 मान लो, केस 2 मान लो। ठीक है। हमारी बॉडी क्या है, फ्री टू मूव है। इस केस में क्या होगा कि स्ट्रेस जो है आपकी, वो तो हो जाएगी आपकी जीरो। ठीक है। लेकिन स्ट्रेन आपका रहेगा। ठीक है। एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा फिक्स्ड है दो, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा आपका अल्फा डेल टी ई। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अल्फा डेल टी ई। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्रेन साइज रेंज बिटवीन 90 एंड 220 इज कंसिडर्ड एज। तो ग्रेन साइज किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्राइंडिंग व्हील की। तो ग्राइंडिंग व्हील की बात कर रहा है कि 90 से 220 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी फाइन ग्रेन बोलेंगे, कोर्स ग्रेन बोलेंगे, नॉर्मल ग्रेन बोलेंगे, फाइन ग्रेन बोलेंगे। तो 90 से 220 की बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका, फाइन ग्रेन की कैटेगरी में आ जाता है। राइट। अगर हम कोर्स ग्रेन की बात करें तो कितना होता है, 10 से 30। और अगर मीडियम की बात करें हम, मीडियम ग्रेन की, वो कितना हो जाएगा आपका, 60 से 80। और वेरी फाइन ग्रेन की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 220 से 600। राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फाइन ग्रेन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विथ b and depth d about an axis passing through its center of gravity and parallel to the depth is। तो बताइए, कौन सा होगा, डी बी की पावर 3/36, बी डी की पावर 3/12, डी बी की पावर 3/12, या डी बी की पावर 3/12। बताइए। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। ठीक है। तो जनरली क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है,
उसकी बी विद दे रखी है और डी दे रखी है आपको डेप्थ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होगा, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द डेप्थ। डेप्थ है उसके पैरेलल, मतलब ये ये डेप्थ है, इसके पैरेलल ये हुई ना लाइन। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें, मतलब इसका क्या होगा, आई वाई वाई निकालना है, राइट। तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी वी क्यू बाई 12, राइट। अगर हमसे यही, अगर आई एक्स की बात पूछता तो क्या हो जाता, बी डी क्यू बाई 12। अभी हमसे पूछ रहा है आपका आई वाई वाई, तो कितना हो जाएगा इसमें, देखो दोनों ऑप्शन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर 120 इन द ग्राइंडिंग व्हील आर डी 120 एंड 100 एम फोर स्पेसिफाइज द। तो जो नंबर 120 है, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो सबसे पहला जो अल्फा वेट होता है, फिर ठीक है, फिर नंबर होता है, फिर अल्फा वेट होता है, फिर नंबर होता है, और फिर अल्फा वेट होता है, राइट। ये क्या दर्शाता है आपका, बताओ मेरे को जल्दी कमेंट में, क्या दर्शाता है ये, टाइप ऑफ एब्रेसिव, राइट। नंबर फिर दूसरा क्या दर्शाता है आपका, ग्रेन साइज। फिर तीसरा क्या आपका, हार्डनेस, स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्डनेस और ग्रेड, ग्रेड ये आपको दिखाता है स्ट्रक्चर, और ये आपका बताता है आपका बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके दो तरह के होते हैं, एक ओपन होता है, एक होता है आपका क्लोज। ठीक है, और इसमें भी तरह तरह के साइज होते हैं। तो इसमें पूछा है 120, तो इसको तो हम नेगलेक्ट करते हैं, ये आपका हो गया टाइप ऑफ एवरेज। 120 क्या दिखा रहा है, ग्रीन साइज, तो इसमें क्या है, एवरेज ग्रीन साइज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलिन इन द न्यूट्रल फिल्म इज। तो न्यूट्रल फिल्म की बात कर रहा है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और इसकी क्या हो जाएगी, 1:1। ठीक है, और किसी किसी केस में हम 1.1 को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर ये पूछता हूं हमसे ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फिल्म मतलब ऑक्सीजन आपका एसिटिलीन से ज़्यादा है, तो 1:5:1। ठीक है, और अगर हमसे पूछता है ये रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग, मीन्स ऑक्सीजन क्या है आपका, कम है एसिटिलीन से, तो 0.9:1, राइट। बॉक्स बना लो इन पे। तो इसमें पूछ रहा है आपसे न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम कितना हो जाएगा, 1:1, 4 इज करेक्ट, इक्वल मात्रा में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द हॉरिजॉन्टल फीड इन ए लेथ इज कंट्रोल्ड बाय। अब बताइए, जो हॉरिजॉन्टल फीड होती है वो किससे होती है, एप्रोन से होती है, हेड स्टॉक से होती है, क्रॉसलाइड से होती है, टेल स्टॉक से होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल फीड होती है, एक्चुअली मैं बना देता हूँ। ठीक है,
ये तो होता है आपका हेड स्टॉक। ठीक है। यहाँ पे होता है आपका स्पिंडल, और चक चक भी यहीं लगा रहता है। ठीक है। ये होता है आपका टेल स्टॉक। ये हो गया आपका बेड। ये होता है आपका कैरियज। और यहाँ पे होता है आपका लीड स्क्रू। और यहाँ पे होता है आपका वर्क पीस। तो हमसे पूछा हॉरिजॉन्टल फीड लेते में कौन कंट्रोल करता है, तो हॉरिजॉन्टल फीड किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से, लीड स्क्रू की वजह से। और यहाँ पे आपका होता है एप्रोन। ठीक है। तो एप्रोन क्या करता है आपका, इसको लीड स्क्रू को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल फीड आपकी कंट्रोल होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अप मिलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। और देखो दो तरह की मिलिंग होती है, एक होती है आपकी अप मिलिंग, एक होती है आपकी डाउन मिलिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। इनकी जनरली नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया आपको। अप मिलिंग का जो नेम है, क्या नेम है, इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है। और डाउन मिलिंग को क्या बोलते हैं हम, डाउन मिलिंग होता है आपका क्लाइम मिलिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ टूल सेम होता है डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस में। नो सॉरी, डायरेक्शन ऑफ टूल क्या होता है इसमें, डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ टूल सेम होता है डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस में। ठीक है। इसमें क्या होती है, गुड सरफेस फिनिश आती है। और टूल लाइफ भी अच्छी रहती है इसमें। इसमें पुअर सरफेस फिनिश होती है, और टूल लाइफ भी इसमें कम होती है। राइट। तो इसमें बेसिकली क्या पूछ रहा है, अप मिलिंग क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल मिलिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर विच सरफेस इज ए स्पिरिट लेवल यूज फॉर टेस्टिंग स्टिफनेस। अब देखो स्पिरिट लेवल आपने देखा होगा, जैसे देखा आपने, ये इस तरीके से होता है थोड़ा, बना देता हूँ मैं सही से। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पे मतलब बबल होता है एक ऐसा, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो फ्लैटनेस को नाप रहा है, सही है या नहीं है। ठीक है। इस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ बबल होता है, और पूरा लिक्विड से भरा रहता है वो। और हम इसमें इससे क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल भी नाप सकते हैं एंड वर्टिकल भी। ठीक है। भाई हम ऐसे भी नाप सकते हैं इसको, चीज़ों को, और ऐसे भी नाप सकते हैं। बेसिकली किस लिए यूज होता है, फ्लैटनेस के नापने के लिए। ठीक है। कोई चीज़ हमारी फ्लैट है नहीं, आपने घर पे भी देखा होगा। ठीक है। तो इसमें बोला कि कौन सी स्ट्रेटनेस नापता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फेलर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोड इज नोन एज एम्ब्रिटलमेंट, फटीग, इम्पैक्ट फेलर, क्रिप। तो बेसिकली देखो, क्रिप क्रिप क्यों होता है, क्रिप होता है आपका लॉन्ग टाइम लोड हो, लॉन्ग टाइम लोड हो, और आपका क्या हो कि टेम्परेचर की वजह से भी होता है आपका। ठीक है। अब जैसे ही आपकी एक टीन है, आयरन आयरन वाली टीन देखी आपने, वो आपकी जो ब्रेक होती है वो
क्रीप की वजह से होती है। एक तो लॉन्ग टाइम से बहुत टाइम तक लोड रहता है ऊपर टेम्परेचर। इम्पैक्ट फेलियर क्या होता है? इम्पैक्ट मतलब कोई चीज़ है, जैसे ये हमारी बॉडी है कोई, ठीक है, और यहाँ से मैं एक हाइट से कोई बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ आयरन की, तो जो यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा ना, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है इम्पैक्ट, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होगी, इसमें थोड़ा ऐसा हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो ये है आपका रीजन इम्पैक्ट की वजह से। फैटिक क्या है? फैटिक होता है आपका साइक्लिक लोड की वजह से। मतलब फैटिक में आपसे बताऊं, जैसे एक आयरन रोड ली हमने, ये ऐसे आयरन रोड ली, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको फोल्ड कर रहे हैं ऐसे, यहाँ से, फिर हमने अपनी सीधी कर दी, ठीक है, और फिर हमने ऐसे ही फोल्ड कर दी। तो साइकिल लोड का आपने देखा है ना, जब हम एक छोटा सा वायर लेते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगी चीज़ें, यहाँ से क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें क्या करें, हम साइकिल लोड ले रहे हैं ना, तो यही आपको फैटिक हो जाता है, ठीक है। इसी में हम फैटिक बोलते हैं कि जैसे हम जिम में भी बोलते हैं कि हमारी बॉडी में फैटिक आ गया एकदम, बहुत सारा हमने एक्सरसाइज कर ली तो हमारी मसल्स फटने लगती हैं, इसी तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, फैटिक। तो ऑप्शन टू क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज हेलिक्स एंगल एंड फाई इज एंगल फ्रिक्शन। तो बताइए कब होता है, आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? ये होती है आपकी अल्फा जब आपका 45 डिग्री माइनस 5/2 हो जाए, ये कंडीशन होती है आपकी मैक्सिमम के लिए, राइट। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ द वाटर, टेक जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है प्रेशर कैसे निकालते हैं, रो जी एच, राइट। पी आपको 25 मीटर, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। आपको जी दे दिया है, रो आपको पता है वाटर का, और आपको सॉरी एच दे दिया है, आपको पी निकालना है, ठीक है, राइट। तो अब देखो सिंपल इसकी लिख लेते हैं, 1000 डेंसिटी मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हाइट आपकी 25 मीटर, राइट। उसको थोड़ा काटी पिटी कर लेते हैं, तो 1 मीटर और 2 मीटर से, तो ये आपका क्यू बढ़ जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, और ये पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, तो 10 आ जाएगा आपको, जीरो से जीरो कटा यहाँ पे, तो ये कितना बच जाएगा, आप 100 × 98 × 25, राइट। यहाँ से बचेगा आपका kg/मीटर/सेकेंड। तो इतना बचेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके और मुझे कमेंट में आंसर बताइए कितना आएगा, जल्दी फटाफट। तो कितना आएगा इसमें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 245 × 10⁻³ kg/मीटर/सेकेंड, राइट। अब इसमें देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 10⁻³ को क्या बोलते हैं हम, किलो न्यूटन, तो किलो हो जाएगा, ये न्यूटन हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या, इस ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा आपका, 245 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द टाइम एस्टिमेशन इन पर्ट। अब पर्ट में क्या फॉलो होता है? ठीक है, सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये क्या होती है आपकी, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक,
ठीक है। और ये क्या फॉलो करता है, ये करता है आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी 3 टाइम एस्टिमेशन, ठीक है, फॉलो करता है। और इसमें आपका एस्टिमेटेड टाइम निकल के आता है, एक्सपेक्टेड टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, एंड आपका परिस्मेटिक टाइम ओवर 6। इससे भी आपका न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। तो इसका ऑप्शन है आपका 3, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द ऑपरेशन विच इज डन टू मेक पेरिफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विद इट एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप इज नोन एज। तो ग्राइंडिंग व्हील है, जब हम ग्राइंडिंग व्हील से ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या करा इसने, अपनी शेप लॉस्ट कर दी। ठीक है, ऐसे राउंड होना चाहिए था ये, यहाँ पे ऐसे। अब इसने क्या, ये घिस गया है यहाँ से अपना, ठीक है, एवरेज हो गया यहाँ पे, घिस गया। तो अब इसको हमें क्या करना है, फिर से अपने इसकी रेगुलर शेप में लेके आना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका ट्रूइंग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें ट्रूइंग। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग क्या होता है, जब हमारा ग्रिड्स के बीच में मटेरियल आ जाए, ग्रिड्स के बीच में वर्क पीस आ जाए, ठीक है। और ड्रेसिंग क्या होता है कि हम, मतलब फिर से इसका क्या होता है, एक डायमंड टूल होता है, शार्प करते हैं इसके तीत को, ठीक है, जो कि एब्रेसिव मटेरियल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, ट्रूइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड। अब चिल्ड कास्ट आयरन किससे बनता है, सभी ऑप्शन से, बाय एडिंग मैग्नीशियम टू मोल्टन कास्ट आयरन, फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय अनिलिंग प्रोसेस, बाय कूलिंग ऑफ द मोल्टन कास्ट आयरन। तो चिल्ड कास्ट आयरन कब बनता है आपका, जब हम मोल्टन जो कास्ट आयरन रहता है उसको एकदम से ठंडा कर दें, तो हमारा चिल्ड कास्ट आयरन बन जाएगा। A hydraulic press is based on the principle of बॉयल्स लॉ, न्यूटन लॉ, चार्ल्स लॉ या पास्कल लॉ। तो हमारा बेसिकली क्या, पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल लॉ बोलता है कि हमारा कोई भी प्रेशर है, मतलब एक पॉइंट पे हमारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी सब डायरेक्शन में सेम ही होगी। ये क्या बोलता है हमारा पास्कल लॉ। और इसी पे सब जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन है, ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 4, पास्कल लॉ पे हाइड्रोलिक प्रेस काम करेगी। When the pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, then the difference of these two pressure is called as। अब देखो, बेसिकली क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इससे ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे ये होगा आपका पी एब्सोल्यूट, राइट, रेफरेंस है। अब इससे ऊपर जाते हैं हम, इसको बोलते हैं पी गॉज, मतलब गॉज प्रेशर। और अगर इससे नीचे आएंगे हम, तो इसको बोलते हैं हम पी वैक्यूम, ठीक है, पी वैक्यूम प्रेशर। अब टोटल क्या होता है आपका, पी एब्सोल्यूट क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर, ठीक है। तो ये होता है। अब जो नेगेटिव वाला है, जिसको अगर हम बोलें इसी डायरेक्शन में, नीचे इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव गॉज को भी हम क्या बोल देते हैं कभी कभी, वैक्यूम प्रेशर बोल देते हैं, राइट।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेयर, मतलब इससे ज़्यादा ये बात कर रहा है क्वेश्चन में। देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड एज, तो अब उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव गॉज प्रेशर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ द क्लियरेंस एंगल, वेक एंगल, कटिंग वेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। तो भाई क्लियरेंस एंगल, वेक एंगल और आपका वेज एंगल कितने के बराबर होता है, हमेशा 90 डिग्री का। ये याद करना अगर आपको नहीं पता है, तो कितना होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन इज द टूल नॉट फेड इन द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में किस किस में नहीं होता है, फेसिंग, फेसिंग में तो आपका क्या करते हैं, हम अपनी लेंथ कम करते हैं, इसमें हम सीधा देते हैं। ठीक है, होम टर्निंग में भी देते हैं, टेपर टर्निंग में भी आपका हम इस तरह का बनाते हैं। राइट, होम टर्निंग में, लेकिन जो काउंटर टर्निंग होता है, काउंटर टर्निंग का मतलब है कि इस तरीके से ये होती है काउंटर टर्निंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, अपना जो उसको हम स्ट्रेट नहीं देते हैं। ठीक है, फीड में स्ट्रेट पाथ नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब से हम बोल रहे हैं कि किसको हम लाइन लेआउट भी बोलते हैं। अब एक होता है आपका प्रोसेस लेआउट, फंक्शनल लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट। अब फिक्स पोजीशन लेआउट हम जब हम जैसे शिप्स हो गया या एरोप्लेन हो गया, जब यूज़ करते हैं, मतलब इसका क्या है कि इसमें हमारे जो वर्क पीस है वो तो फिक्स रहता है एक जगह, लेकिन इसमें क्या होती है, मशीन्स ये मूव करती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लेआउट क्या बोलता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, एक ही लाइन में बनता है। यहाँ से शुरू होगा असेंबली लाइन से एक तरह से, और शुरू होगा और एंड में हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये कौन यूज़ करता है, ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्री में। प्रोसेस लेआउट क्या होता है, इसमें क्या ग्रुप ऑफ मशीन्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये मास प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और इसी को हम फंक्शनल लेआउट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या ग्रुप बना लेते हैं ऐसे, मतलब मशीन 1 यहाँ है तो सब प्रोसेस यहाँ होंगे, मशीन 2 यहाँ है, यहाँ आएंगे, मशीन 3 यहाँ है, यहाँ आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैरायटी ज़्यादा बन जाती है लेकिन लो प्रोडक्शन रहता है। तो लाइन लेआउट का क्या बोलते हैं इसी को हम, आल्सो नोन एज लाइन लेआउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट लेआउट को ही हम लाइन लेआउट बोलते हैं। राइट, क्वेश्चन 21 देखते हैं। If W is weight of the body, alpha is the angle of the inclined plane, and phi is the angle of the friction, then the force required to drag the body when it is just impending to move the plane. तो क्या होगा इसमें, कितनी फोर्स चाहिए आपको, W 10 अल्फा प्लस फाइव। ये लिफ्टिंग के केस में है। और लोअर की बात करें हम, ये आपका लोअरिंग के केस में आता है, जब नीचे करना हो। तो इसमें लिफ्टिंग का पूछा है तो क्या उतना हो जाएगा, W 10 अल्फा प्लस फाइव इज करेक्ट, ऑप्शन 1। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एसिटिलीन गैस। अभी हमने पढ़ा था, तो इसका एसिटिलीन गैस को कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से। राइट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 23 देखते हैं।
इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 देन फ्लो इन 5 इज। तो रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो क्या हो जाएगा आपका? रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 4000 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? और रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 2000 से ज़्यादा है एंड रेनॉल्ड्स नंबर आपका 4000 से कम है तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी। अगर 2000 से कम हो तो इसे बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो। 4000 से ज़्यादा है उसे बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। और 2000 से 4000 के बीच में होगा तो उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन फ्लो। तो 2000 से कम कौन सा होगा आपका? लेमिनार, राइट। 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड? नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करता है? बताइए जल्दी। तो एम आई जी होती है आपकी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और टीआईजी होती है आपकी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है जो कि मेटल का बना रहता है, मेड अप ऑफ मेटल। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है, ठीक है। ये भी आर्क वेल्डिंग है, दोनों आर्क वेल्डिंग है, लेकिन इसमें कंज्यूमल होता है और इसमें क्या होता है? नॉन कंज्यूमल होता है टंगस्टन में, ठीक है। तो क्या होता है? नॉन कंज्यूमेबल। किससे बना होता है ये? आपका बना रहता है ये आपका टंगस्टन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, टीआईजी वेल्डिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन लोकल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड द हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड बाय। बताइए। मटेरियल फेलर, सरफेस रफनेस, इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल, डेप्थ ऑफ इंटेंडेंस। तो आपका जो रोकवल इसमें क्या होता है कि इस तरह से आपका वर्क पीस होता है, ठीक है। ऊपर एक आपकी बॉल होती है, ठीक है, स्टील की होती है। अब ये आपकी ड्रॉप की जाती है तो इस पे क्या होता है आपका? जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, इसको नीचे ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे करके यहाँ पे अपना, ठीक है, निशान छोड़ देती है जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को मेजर करते हैं और से हम अपना हार्डनेस की पता कर लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा फिर 4, डेप्थ ऑफ इंटेंडेशन, ठीक है। क्वेश्चन 26 देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, काफी टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने में, तो इसमें मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज। अब आपको पता है एक होता है एवोपोरेटर, ठीक है, जो क्या करता है हमारे सिस्टम में से हीट लेता है, ठीक है। एक होता है आपका कंप्रेसर, बेसिकली हमारा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देता है हमारे रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। एक होता है आपका कंडेंसर, ये क्या करता है आपका? हीट को रिजेक्ट कर देता है सराउंडिंग में। एक होता है आपका थ्रोटलिंग बल्ब, जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर को कम करता है। तो अब तो आप देख के बता ही सकते हो कि कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है हीट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एवोपरेटर पे हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? एग्जिट ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। सॉफ्ट सोल्डर कंसिस्ट ऑफ। अब सोल्डर किससे बनता है आपका? लीड एंड टीन,
ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन 23 देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड ऑन। अब यू क्या होता है आपका, फंक्शन होता है आपका टाइम का। रियल गैस की बात कर रहा हूँ, रियल या परफेक्ट गैस। ठीक है, सॉरी रियल नहीं, आइडियल गैस। और रियल गैस की बात करें तो फंक्शन हो जाता है आपका टेम्परेचर का और प्रेशर का, राइट। तो इसमें हमसे पूछ रहा है आपका परफेक्ट गैस का, तो किसका हो जाएगा, ओनली टेम्परेचर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 29 देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन। अब आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबको पता होगा, तो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेम बॉडी एंड इन सेम डायरेक्शन, सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज बट इन सेम डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज वन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, डिफरेंट बॉडीज पे लगता है अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे एक बॉल है, ठीक है, ये दीवार है, यहाँ से आप प्रेशर लगा रहे हो, कोई फोर्स फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो एक तो तुम यहाँ पे लगा रहे हो, लेकिन इसका रिएक्शन कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसका रिएक्शन आ रहा है यहाँ से, राइट। तो ये क्या है, एक बॉडी तुम यहाँ पे लगा रहे हो पहली, और ये दूसरी बॉडी हो गई, राइट। तो ये क्या अपोजिट एंड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और डिफरेंट बॉडीज में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द डिमांड रेट ऑफ a particular item is 12,000 units per year. The ordering cost is 100 per order and the holding cost is 0.8 per item per month. If no shortage are allowed and the replacement is intentional, then the number of the orders per unit. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं हमको, तो क्या होता है, डी ओपन क्यू होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और क्यू निकालना है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर का, तो 2D C0/CC इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट कंपोनेंट्स टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो MRP1 से क्वेश्चन आ गया, ये MRP1 की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, और दूसरा होता है MRP2। इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है, इसकी होती है आपकी मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और इसकी बात करें तो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो इसके इनपुट क्या क्या होते हैं, आपका बिल ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, MPS होता है आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और ISF, तीनों इसके क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। साइनाइडिंग इज कैरिड आउट एट द टेम्परेचर ऑफ दी। अब बताओ साइनाइडिंग क्या है, एक आपका हीट ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं हम, हीट ट्रीटमेंट है, इसमें क्या करते हैं हम कि हम इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट को तो हम कोर ही रहने देते हैं, मतलब सॉफ्ट सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, कोर को क्या करते हैं हम सॉफ्ट ही रहने देते हैं, लेकिन सरफेस को क्या करते हैं हम हार्ड बनाते हैं, राइट। तो इसी में पूछ रहा है साइनाइडिंग, साइनाइडिंग कॉम्बिनेशन पूछ लेता आपका कार्बन प्लस नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से हम साइनाइडिंग करते हैं, ठीक है। अब किस टेम्परेचर होता है, 175 डिग्री, 950 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, या 1306 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, 950 डिग्री सेल्सियस चाहिए इन दोनों के लिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसकी हमें करनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। Which of the following state that if a body is in equilibrium under the action of three concurrent forces, each force is proportional to the sine of the angle between the two resultant between the other two forces? पहला ऑप्शन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बेरिगन थ्योरम, ट्रांसफिलिटी ऑफ द फोर्सेस, लेमी थ्योरम। तो देखो इसमें क्या है कि तीन फोर्स हैं इस तरीके से, F1, F2, F3। इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, इन दोनों के बीच में बीटा है और इसके में गामा एंगल है। तो इसका कहने का मतलब कि F1 क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन बीटा, F3 डिवाइड बाई साइन गामा। तो ये कौन सी थ्योरम बोलती है आपको, इसी को हम बोलते हैं लेमी थ्योरम। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये वैलिड किसके लिए होती है, ओनली फॉर दी थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। वैलिड इसलिए होती है थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन 34 देखते हैं। इज ए प्रोसेस फॉर प्लेसिंग ए थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील। अब देखो ऑप्शन है इसके पार्कराइजिंग, सैडराइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग। अब गैल्वेनाइजेशन करते हैं हम जनरली जिंक की, पार्कराइजिंग किससे रिलेटेड है, फॉस्फेट की कोट। ठीक है, एनोडाइजिंग हम डिप कराते हैं, ये आपका डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें बोला थिन फॉस्फेट कोटिंग, तो फॉस्फेट क्या है, पार्कराइजिंग बोलते हैं। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग इन द कपल इज। अब देखो कपल कैसे बनता है, एक तो फोर्स इधर लगती है आपकी और एक क्या लगती है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। अभी क्या करता है साथ के साथ इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और रोटेशन मोशन भी होता है, राइट। अब यह कहाँ देखने को मिलेगी आपको, स्टीयरिंग व्हील में। ठीक है, वहां देखने को मिलती है, बहुत काफी जगह देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, एक डिस्टेंस होना चाहिए फाइनाइट, तभी तो होगा। अब कपल भी क्या होता है इसकी, एफ इंटू डिस्टेंस, राइट। इसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, एक फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन 36 देखते हैं। द वर्किंग साइकिल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन इज ऑब्टेन्ड इन, बताइए, टू टू रिवॉल्यूशन चाहिए क्रैंकशाफ्ट के, या 4 चाहिए, या 3 चाहिए, या 1 चाहिए। तो बताइए टू स्ट्रोक में क्या होता है कि सेकंड स्ट्रोक, ठीक है, इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस होता है, इनटेक का प्लस आपका कंप्रेसर का। इसमें क्या होता है आपका एक्सपेंशन प्लस आपका एग्जॉस्ट। ठीक है, तो इसकी हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो साइकिल है 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है, तो ऑप्शन 4 होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। स्टील कंटेनिंग लेस देन 0.15% कार्बन कंटेंट इज नोन एज। 0.15% कार्बन किसमें कम होता है, मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, डेड स्टील, या हाई कार्बन स्टील। तो डेल्मा स्टील में कितना होता है आपका 0.1% ऑफ कार्बन का होता है। ठीक है, हाई कार्बन की बात कर लें तो कार्बन कितना होता है इसमें 0.8 से आपका 2% तक। मीडियम की बात कर लें तो इसमें होता है 0.3 से 0.8 तक। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील तो आपकी इसमें होता है आपका 0 पॉइंट समथिंग 0.7, 0.9।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब समझ गए होगे आप, डेड माइल स्टिल इज करेक्ट। और ये कहाँ पे बनाने का आपके, रेलवे में। ठीक है, रेलवे व्हील और ट्रैक बनाने में काम आती है। ठीक है, क्वेश्चन 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है इसमें? साइन बार है, वेवल प्रोटेक्टर है, माइक्रोमीटर है, ऑटोकोलोमीटर है। तो माइक्रोमीटर क्या है आपका? लीनियर मेजरिंग डिवाइस है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है आपका? 0.01, ये भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ एल ऑफ ए कॉलम हिंज एट बोथ हैंड्स एज कंपेयर टू द एक्चुअल लेंथ। देखो हर बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ये आपका वैलिड होता है ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। और लॉन्ग कॉलम कौन से होते हैं? जिसका सिलेंडर रेशियो 120 से ज्यादा हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात। तो इसमें बेसिकली हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी होती है। तो इसमें 4 केस होते हैं। पहला केस, ठीक है, पहला है आपका वन फिक्स, वन फ्री, बोथ फिक्स, बोथ हिंज्ड, बोथ फिक्स्ड, वन फिक्स्ड, वन हिंज्ड। ये 4 केस बनते हैं इसमें। और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो आना ही आना है हर एग्जाम में, इसको तो आप भूल के भी नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लेंथ की। तो इसमें 2L हो जाता है, बहुत हिंज के केस में L हो जाएगा। और बहुत फिक्स के केस में L/2 हो जाता है। और वन फिक्स वन हिंज के केस में L/√2 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इफेक्टिव लेंथ की। बात करें, कॉलम हिंज एट बोथ हैंड्स, तो क्या हो जाएगा आपका? L। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। If 1 kg mixture of steam contains 0.8 kg of dry vapor and 2 kg of the moisture, then the dryness fraction of the steam is। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? ड्राई वेपर डिवाइड बाय ड्राई वेपर प्लस वेट वेपर, राइट। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ड्राई वेपर की वैल्यू आपकी 0.2, और मॉइस्चर कितना है? सॉरी, ड्राई वेपर आपका 0.8 kg, 0.8, और मॉइस्चर है 0.2। तो 0.8 नीचे हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.8। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द horizontal component of tensile force in a wire that makes 60 degree with the horizontal and is carrying a force 20 kN। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से एक फोर्स है आपके, कितनी? 20 किलो न्यूटन। ये कितना एंगल बना रही है आपका? 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो आपको पता ही है इसका रेजोल्यूशन कैसे बनाते हैं इसमें। तो जहाँ पे एंगल होता है उसको क्या आ जाता है? एफ कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा एफ साइन थीटा, राइट।
अब इसमें बोल रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है इसका, अपने को ये फाइंड करना है बेसिकली इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, एफ कितना है आपका 20 कोस 60, तो कितना हो जाएगा आपका 20 कोस 60 कितना होता है आपका, हाफ होता है, ठीक है। ये कट गया आपका, तो 10 किलो न्यूटन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 42 देखते हैं। सिग्मा कंपरेटर इज ए टाइप ऑफ डेक्स कंपरेटर। तो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, मैकेनिकल होता है, ऑप्टिकल होता है। तो सिग्मा कंपरेटर क्या होता है आपका, मैकेनिकल कंपरेटर होता है। विच टाइप ऑफ which theory of failure will you use for aluminum components under steady loading? तो भाई पहले तो एल्यूमिनियम आपका किसमें ब्रेक होता है, आपका डक्टाइल ब्रेक होता है या आपका ब्रिटल ब्रेक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैसे ब्रेक होगा आपका, डक्टाइल। तो उस हिसाब से आपको थ्योरी बतानी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो ये आपकी थ्योरी किस लिए होती है, आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है, ये भी आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है। सॉरी ये भी आपकी ब्रिटल के लिए होती है, ये होती है आपके डक्टाइल के लिए, ठीक है। और ये आपके ब्रिटल और डक्टाइल दोनों के लिए होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती है, डू नॉट डिपेंड मास एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसका एग्जांपल हो जाएगा आपका मास, वॉल्यूम, एनर्जी, etc, राइट। अब बात करें, इसमें बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा इन दोनों में से, तो बताइए। वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ऑप्शन 2 आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड एज। तो इलास्टिक रीजन तक है तो क्या बोलेंगे इसको हम, रेजिलियंस। यहीं यहीं आपका होता है फ्रैक्चर तक, टिल फ्रैक्चर, तो क्या बोलते हैं हम उसे, टफनेस। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 46 देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ड्यू टू फ्लो इलास्टिक फोर्स इज नोन एज। कौन सा नंबर होगा बताइए, मैच नंबर होगा, स्ट्रक्चरल नंबर होगा, फ्राउड नंबर होगा, रिनोल्ड्स नंबर होगा। तो ये आपका होता है मैच नंबर, ठीक है, ये डायमेंशनलेस नंबर होता है। क्वेश्चन 47 देखते हैं। If theta is angle of projection and u is velocity of the projection for a projectile, then its horizontal range is given by। देखिए इसमें एक होता है हाइट का फॉर्मूला जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट
और एक आपका रेंज। हाइट होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। फ्लाइट होगा आपका 2u साइन थीटा ओवर 2g। और रेंज होता है आपका यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। राइट, तो यहाँ पे जी नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं इसमें जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं आपको रेंज का, तो रेंज का क्या होगा यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। अब इसमें मैक्सिमम रेंज की बात करें जब, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा आपका निकल के आता है 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज की बात करें जब हम, तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है ना, ये होता है इस तरह से। अगर हम इसको 90 डिग्री पे फेंकें तब जाके हमारे मैक्सिमम रेंज मिलेगा ना हमें। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द लोअर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ऑल स्टील्स इज 7 टू 700 टू 23 डिग्री सेल्सियस, 913 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 1, 723 डिग्री सेल्सियस इज लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील्स। ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे ऑटो साइकिल की बात करें हम, पीवी डायग्राम। तो क्या ऑटो साइकिल है, किसके लिए होती है, पेट्रोल साइकिल के बनती है, पेट्रोल इंजन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट प्रोसेस होते हैं इसमें। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखते हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज जस्ट about to move, tangent of angle between normal action and resultant of the normal action, limiting the friction, friction force acting when the body is in motion। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी हमारी स्लाइड होने लगे तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी। ठीक है, अब हमारी बॉडी का टेन टू मूव है कि हमारी बॉडी एकदम मतलब चलने वाली है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस टाइम पे हमारे क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वैसे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिशन जेई आपको जेई बनाते हैं, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। बाय, थैंक यू।